Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, in this lecture I will teach you another poem by Robert Frost, and the poem is Bereft. Students, Bereft is a poem which describes the feelings of a lonely person. कि कैसे एक अकेला इंसान दुनिया भर में तन्हा होता है। ऐसा लगता है कि हर चीज़, हत्ता कि नेचर भी उसके साथ हॉस्टाइल रवैया रखती है और उसके पास खुदा के अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। Look at the slide. Where had I heard this wind before? Change like this to deeper roar. What would it take my standing there for, holding open a restive door, looking downhill to a frothy shore? Students, in the first two lines, the poem commences with a question. Where had I heard this wind before? Change like this to a deeper roar. स्पीकर जो है इस पोएम में वो बहुत अकेला है, ठीक है। वो साउंड्स को बहुत ज़्यादा पहचानता है, वो क्या कहता है, वेयर हैड आई हर्ड दिस विंड बिफोर, मैंने इस विंड को पहले कब सुना है। चेंज लाइक दिस टू अ डीपर रॉयर, और अब इसकी आवाज़ जो है वो बहुत डीप रॉयर जैसी हो गई है, ठीक है। इसकी इस बात से लगता है कि वो साउंड्स को बहुत ज़्यादा पहचानता है। सिर्फ जब कोई इंसान बहुत अकेला होता है ना, तो उसे हल्की सी आवाज़ भी सुनाई देती है और वो हर आवाज़ के साथ फेमिलियर होता है। और ये जो है इसकी साउंड कॉग्निजेंस जो है ना, ये इसकी अटर लॉनलीनेस को जाहिर कर रही है स्पीकर की। तो नेक्स्ट हम देखें, स्पीकर पोजेस एन अदर क्वेश्चन, व्हाट वुड इट टेक माई फीलिंग माई स्टैंडिंग देयर फॉर होल्डिंग ओपन अ रेस्टिव डोर। वो फिर से क्वेश्चन करता है, वो कहता है कि ये जो रॉयरिंग विंड है, व्हाट वुड इट टेक माई स्टैंडिंग देयर फॉर, वो क्या सोचेगी कि मैं क्यों खड़ा हूँ यहाँ पे, होल्डिंग ओपन अ रेस्टिव डोर, इस खुले दरवाजे को पकड़कर मैं क्यों खड़ा हूँ, ठीक है। लुकिंग डाउन हिल टू अ फ्रॉथी शोर, और फ्रॉथी शोर यानी कि झाग भरे शोर को देख रहा हूँ। ये चीज़ें हमें मज़ीद स्पीकर की लोनलीनेस के बारे में बताती हैं, इसकी इंटेंस लोनलीनेस के बारे में बताती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, समर वॉज पास्ट एंड द डे वॉज पास्ट, सोम्बर क्लाउड्स इन द वेस्ट वर मैस्ड। अब स्पीकर हमें क्या बताता है, स्पीकर हमें ये बताता है कि समर गुजर चुका है और दिन भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ डे जो है ना, असल में सिंबलाइज कर रहा है स्पीकर की एज को, स्पीकर के ज़माने को, उसकी यूथ को। यानी वो कह रहा है कि मेरा ज़माना और मेरा वक्त गुजर चुका है। हिज यूथ हैज़ गोन एंड ओल्ड हैज जस्ट टेकन हिम। और वेस्ट में सोम्बर यानी कि ग्लूमी क्लाउड जो है ना, वो जमा हो रहे हैं। सोम्बर क्लाउड्स इन द वेस्ट वर मैस्ड। वेस्ट जो है स्टूडेंट्स एक्चुअली सिंबलाइज कर रहा है एंड ऑफ लाइफ को। देखा, मशरिक से दिन स्टार्ट होता है और वेस्ट में जाके वो सूरज गरूब हो जाता है। तो हम यहाँ पे वेस्ट को इसके एंड ऑफ लाइफ के तौर पर ले सकते हैं, यानी कि उसका यूथ जो है वो गुजर चुका है, अब उसकी ज़िंदगी जो है वो अब उसकी ओल्ड एज आ चुकी है। आउट ऑन द पोर्च सैगिंग फ्लोर, लीव्स got up in a coil and hissed, blindly struck at my knee and missed। यहाँ पे अब वो क्या कह रहा है, वो फिर पोर्च में आता है, ठीक है। आउट ऑन द पोर्च सैगिंग फ्लोर, स्पीकर फिर बाहर पोर्च में आता है और जहाँ पे फ्लोर जो है ना वो सैगिंग है, यानी कि टूटा फूटा है। अब इससे आगे पोइट ने बड़ा ही मैग्निफिसेंट किस्म का मेटाफर इस्तेमाल किया है, जैसे लीव्स कॉट अप इन अ कॉयल एंड हिस्ट, कि लीव्स जो एक कॉयल यानी कि गुच्छे की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और हिस्ट यानी कि सरसराहट की आवाज़ पैदा करते हैं। ब्लाइंडली स्टक एट माई नी एंड मिस्ड, वो अंधाधुंध मेरे नी से टकराते हैं, घुटने से टकराते हैं और गिर जाते हैं। स्पीकर यहाँ पे मेटाफोरिकली लीव्स को स्नेक के साथ लिंक कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कॉयल जो है ना, लीव्स कॉयल लीव्स जो है ये मेटाफर है स्नेक्स के लिए। वो लीव्स को स्नेक की तरह रिप्रेजेंट करता है और विंड ने लीव्स को कॉयल की शक्ल दे दी और अब वो स्पीकर के नीज को निशाना बनाते हैं और टकराते हैं और गिर जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि उसने मेटाफर भी यूज़ किया है और उसने इमेजरी भी यूज़ की है, ठीक है। इमेजरी क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कि जहाँ जिससे जो आपके 5 सेंसेस को अपील करते हैं। अब ये जो हिस्ट का वर्ड है ये हमारे हेयरिंग सेंस को अपील कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सैगिंग फ्लोर को हम लोग इमेजिन लीव्स गॉट अप कॉयल, या इन चीज़ों को देख के पढ़ के हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाता है, पोइट की हम फीलिंग्स को विजुअलाइज कर सकते हैं।
ठीक है ना। और यहाँ पे इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। उसने मेटाफर यूज़ किया है, उसने साउंड डिवाइसेस यूज़ किए हैं, ओनोमेटोपिया हिस्ट का वर्ड जो यूज़ किया है, और हिस्ट का वर्ड जो है इमेजरी में भी आता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं समथिंग सिनिस्टर इन द टोन टोल्ड मी माई सीक्रेट मस्ट बी नोन। अब वो कहते हैं ये जो सारी चीज़ें हैं ना, लाइक ये विंड जो है, और उसके अलावा ये जो लीव्स, कॉइल्ड लीव्स हैं, ये सारे के सारे जो है ना, हम एक सिनिस्टर सी टोन रखते हैं। ठीक है, ये जो तमाम सीन डिस्क्राइब किया गया बहुत ही ग्लूमी है यहाँ पे। वो कहते हैं कि ये इसके लिए उसने स्पेशली सिनेस्टर का वर्ड यूज़ किया, यानी मनहूस या शैतानी सी टोन है इन सारी चीज़ों की, इन लीव्स की सरसराहट में। वो कहते हैं ये एक सिनिस्टर टोन में मुझे कहते हैं कि माई सीक्रेट मस्ट बी नोन, कि मेरे अंदर जो सीक्रेट है उसको बाहर आ जाना चाहिए, उसको पता लग वो बाहर आ जाना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी नोन नाउ। वर्ड आई वॉज इन द हाउस अलोन, वर्ड आई वॉज इन द हाउस अलोन। वो कहते हैं बात ये है, सीक्रेट क्या है, सीक्रेट अब बाहर आ गया है। ठीक है ना, अब सीक्रेट वो खुद ही बता रहा है कि मेरा सीक्रेट क्या है जो मेरे अंदर छुपा हुआ है। कहते हैं बात ये है कि मैं घर में अकेला हूँ। somehow must have gotten abroad। कहते हैं कि जो है वो सीक्रेट वो बाहर आना चाहिए, वो आ गया है, वो खुद ब खुद जो है ना उसका नतीजा उसने निकाल लिया है। वर्ड आई वॉज इन माई लाइफ अलोन, बात ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अकेला था। वर्ड आई हैड नो वन लेफ्ट बाय गॉड, बात ये है कि मेरे पास खुदा के सिवा कुछ भी नहीं बचा। अब ये देखें, ये रॉयरिंग विंड, ये सैगिंग फ्लोर, ये हिसिंग लीव्स, ये जो स्नेक की तरह एक्ट करते हैं, ये सब कुछ स्पीकर को सिनिस्टर लगता है, और वो खुद ही नतीजा निकालता है कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब ऐसा क्यों है। वो कहता है कि बात तो असल में ये है कि वो इस घर में अकेला था, बात तो ये है। अब ये उस पर राज कहता है कि somehow must have gotten abroad, ये राज जो है ना अब उस पर खुल गया है कि सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी नेचर मिलकर उस पर उसका अकेलापन एक्सपोज करना चाहती है। ये सब जो है ना सिनिस्टर टोन में, ये क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, ये सारी नेचर एक इतना हॉस्टाइल रवैया इनका क्यों है, क्योंकि वो ये एक्सपोज करना चाहती है। अब यहाँ पे उसका घर में अकेले होने का मतलब ये है कि पोइट या स्पीकर जो है ना वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। ठीक है, और उसके साथ खुदा के सिवा अब कोई भी नहीं है। तो ये जो वर्ड्स हैं इसकी एक्सट्रीम लोनलीनेस को जाहिर करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो हम इसका थीम देखते हैं। लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द पोएम। पोइट हैज़ here feels unaccompanied. His formative years have passed away and now because of his loneliness he is even scared of leaves। ठीक है, उसकी यूथ गुजर चुकी है और अब वो अपनी अटर लोनलीनेस की वजह से इतना स्केयर्ड है कि उसको पत्तों से भी डर लगने लगा है। ही कंसिडर nature to be very vindictive towards him. There is a conflict in the mind of the poet. He shows melancholy but also a well built hope at the same time. Right through the beginning of the poem, the poet emphasizes on his aloneness and brutality of nature towards him. But at the end, he shows his strong belief on God। ठीक है, यहाँ पे हम उसकी जो है ना वो पेसिमिज्म भी देखते हैं अपनी लोनलीनेस के बारे में, उसका ऑप्टिमिज्म भी हम इसमें देखते हैं कि उसको ये तो यकीन है कि वो बड़ी दुनिया में अकेला है लेकिन उसके पास अभी भी खुदा मौजूद है, उसके साथ खुदा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें जो है ना लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से यूज़ हुई हैं। सबसे पहले तो इसमें एनाफोरा यूज़ हुआ है। एनाफोरा क्या होता है स्टूडेंट्स? रेपिटिशन होती है किसी फ्रेज या क्लॉज की सेंटेंस के स्टार्ट में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अब वो उसने लास्ट वाली लाइन में देखते हैं वर्ड आई वॉज इन द हाउस अलोन, वर्ड आई वॉज इन माई लाइफ अलोन, वर्ड आई हैड नो वन लेफ्ट बाय गॉड। अब ये लफ्स वर्ड जो यूज़ हुआ है, ठीक है, ये एनाफोरा है इस पोएम में। ठीक है, फ्रेजेस और वर्ड्स जो रिपीट होते हैं ना, सक्सेसिव रिपीटिंग उनकी होती है किसी क्लॉज में या सेंटेंस में, किसी वर्ड्स के स्टार्ट में किसी वर्ड की
जो रेपिटिशन होती है वो हम लोग उसको एनाफोरा कहते हैं। तो यहाँ पे एनाफोरा यूज़ हुआ है। एंटीथीसिस इसमें यूज़ हुआ है। एंटीथीसिस क्या होता है कि दो अपोजिट आइडियाज़ को, दो अपोजिट वर्ड्स को जो है ना वो आप साथ साथ रखते हो। दो अपोजिट आइडियाज़ को किसी एक लाइन में आप साथ साथ रखते हो तो एंटीथीसिस होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें वर्ड आई हैड नो वन लेफ्ट बट गॉड। अब वो कहता है कि बात यह है कि मेरे साथ कोई भी नहीं था, ठीक है, और उसके बाद वो कहता है बट गॉड, लेकिन खुदा था। अब नो वन लेफ्ट, कोई भी नहीं बचा, एंड बट गॉड, ये दोनों कंट्रास्टिंग फ्रेजेस हैं, कंट्रास्टिंग आइडियाज़ हैं। तो यहाँ पे उसने एंटीथीसिस यूज़ किया है। एक तरफ तो वो कहता है कोई भी नहीं, दूसरी तरफ कहता है खुदा है, ठीक है। तो ये एंटीथीसिस इसमें उसने यूज़ किया है। मेटाफर इसमें यूज़ हुआ है, ठीक है। मेटाफर क्या होता है कि उसमें आपने किसी लिटरल मीनिंग की बजाय जो है ना इंटेंडेड मीनिंग के लिए किसी चीज़ को आप लेते हो, किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को आप यूज़ करते हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें याद रखिएगा कि लाइक और एस का वर्ड यूज़ नहीं होता क्योंकि वो सिमिली में यूज़ होता है। तो ब्लाइंडली स्ट्रक एट माई नीज एंड मिस्ड, अब ये जो क्वाइल्ड लीव्स हैं, लीव गॉट अप इन अ क्वाइल, ये मेटाफर यूज़ हुआ है स्नेक्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से पोइट ने काफ़ी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करके इस पोएम को काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इमोटिव बनाया है। तो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट ब्रेफ्ट। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग करेंगे मेंडिंग वॉल बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।